नमस्कार। बीए द्वितीय वर्ष इतिहास द्वितीय प्रश्न पत्र में आप सबका स्वागत है। रणथंभौर पर मुस्लिम आधिपत्य की स्थापना, इस भाग में हम जो राजपूत शासकों द्वारा तुर्कों का प्रतिरोध है, इसके संदर्भ में रणथंभौर के शासक हमीर देव ने जलालुद्दीन खिलजी के समय तक किस प्रकार तुर्कों का प्रतिरोध किया, इसकी संक्षिप्त चर्चा करेंगे। जैसा कि विगत व्याख्यान में यह बात स्पष्ट हुई थी कि तराइन के द्वितीय युद्ध में सफलता प्राप्त करने के बाद मोहम्मद गोरी भारत के विजित प्रदेशों का सुरक्षा भार अपने सेनानायक कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपकर गजनी लौट गया था। मोहम्मद गोरी के लौटते ही चौहानों ने स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए विद्रोह कर दिया। हांसी में जटवन नामक सरदार ने तुर्की सेना को घेर लिया, मगर ऐबक ने उसे परास्त कर दिया। उसके बाद उसने अजयपाल की सहायता से बुलंदशहर पर भी अधिकार कर लिया। इसके बाद उसने मेरठ पर अधिकार करके वहाँ एक तुर्क सेना की नियुक्ति कर दी। सन 1193 ईस्वी में ऐबक ने तुर्की सैनिकों के साथ शत्रुतापूर्ण व्यवहार का आरोप लगाकर दिल्ली के तोमर शासक को गद्दी से हटा दिया और दिल्ली पर तुर्की आधिपत्य स्थापित कर इसे मोहम्मद गोरी की द्वितीय राजधानी के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया। लेकिन चौहान तुर्की शासन को पचा नहीं पा रहे थे, इसलिए पृथ्वीराज तृतीय राय पिथौरा के भाई हरिराज ने अपने भतीजे गोविंदराज, जो कि गोरी की अधीनता में अजमेर पर शासन कर रहा था, को अजमेर से खदेड़ दिया। लेकिन ऐबक ने हरिराज के विद्रोह का दमन कर गोविंदराज को पुनः अजमेर में प्रतिष्ठित कर दिया। ऐबक के लौटते ही हरिराज और अन्य चौहान सरदारों ने पुनः विद्रोह कर दिया, लेकिन ऐबक एक शक्तिशाली सेना लेकर पुनः अजमेर आया और विद्रोहियों का निर्ममतापूर्वक दमन कर दिया। हरिराज ने खिन्न होकर आत्मदाह कर लिया। ऐबक ने अजमेर में एक तुर्क सूबेदार को नियुक्त किया और गोविंदराज को रणथंभौर का राज दे दिया। इस प्रकार राजस्थान के हृदय स्थल अजमेर पर मुस्लिम शासन प्रत्यक्ष रूप से स्थापित हो गया। 1195 ईस्वी में मोहम्मद गोरी पुनः भारत आया और राजपूत राज्यों पर अधिकार करने की नीति अपनाई। इसी वर्ष उसने बयाना और उसके आसपास के दुर्गों पर अधिकार करके बहाउद्दीन को यहाँ का अधिकारी नियुक्त किया। इसके बाद उसने ग्वालियर दुर्ग का घेरा डाला, मगर उस पर सरलता से अधिकार होता न देख संधि कर ली। लेकिन कुछ समय बाद ही वह संधि से मुकर गया और बयाना से बहाउद्दीन को ग्वालियर पर आक्रमण करने के लिए भेजा, जिसने लंबे घेरे के पश्चात सन 1196 ईस्वी में ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। इसके पश्चात भी राजपूतों ने तुर्की शासन से मुक्त होने का प्रयास करना नहीं छोड़ा। 1196 ईस्वी में ही अजमेर में चौहानों व मेवों ने विद्रोह करके तुर्की सेना को घेर लिया और गुजरात के चालुक्यों से सहयोग मांगा। ऐबक तत्काल सेना लेकर अजमेर की रक्षार्थ आया, मगर तभी चालुक्यों की सेना आ जाने से विद्रोहियों का पलड़ा भारी हो गया। ऐबक इस संयुक्त सेना का सामना न कर सका और उसे अजमेर के दुर्ग में शरण लेनी पड़ी। राजपूतों द्वारा उसे चारों ओर से घेर लेने के कारण उसकी स्थिति दयनीय हो गई, मगर इसी समय गजनी से ऐबक की सहायता के लिए सेना आ गई। फलतः राजपूतों को घेरा उठाना पड़ा और वे बिखर गए। चालुक्यों द्वारा अजमेर में राजपूतों की सहायता करने के कारण ऐबक ने उन्हें दंडित करने के लिए गुजरात पर आक्रमण किया। तुर्की सैनिकों ने चालुक्य राजधानी अनिलबाड़ को बुरी तरह लूटा।
लूटपाट के बाद वह वापस लौट गया। इस अभियान के दौरान उसने अनेक राजपूत राज्यों को पदाक्रांत किया, किंतु उसने केवल अजमेर को ही तुर्क साम्राज्य में मिलाया। शेष राज्यों ने ऐबक के पीठ मोड़ते ही पुनः अपनी स्वतंत्रता प्राप्त कर ली। ऐबक की मृत्यु के बाद इल्तुतमिश अपने शासन के प्रारंभिक वर्षों में अपनी सत्ता को सुदृढ़ करने में लगा रहा। अतः इस दौरान राजपूत राज्यों को तुर्कों का प्रतिरोध नहीं करना पड़ा। इसी बीच जालौर, रणथंभौर और अजमेर पर पुनः राजपूतों ने अधिकार कर लिया तथा अलवर व बयाना पर भी तुर्क नियंत्रण शिथिल पड़ गया। अपनी सत्ता सुदृढ़ करने के पश्चात इल्तुतमिश ने 1226 ईस्वी में रणथंभौर पर चढ़ाई की और यहाँ के शासक को तुर्क प्रभुत्व स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। इसके बाद उसने नागौर, अजमेर, बयाना, सांभर, जालौर तथा मारवाड़ के विरुद्ध सफल अभियान किए, मगर मेवाड़ में उसे गोहिल शासक जैत्र सिंह से परास्त होना पड़ा। इल्तुतमिश के लौटते ही इन तुर्कों राज्यों ने तुर्क अधीनता का जुआ पुनः उतार फेंका, लेकिन उनके शासनकाल में अजमेर, सांभर, नागौर, बयाना, मेवात आदि क्षेत्रों पर तुर्कों का स्थायी नियंत्रण स्थापित हो गया। इल्तुतमिश को लेकर जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल तक छिटपुट रूप से तुर्क राजपूत संघर्ष चलता रहा। इस समय तक चित्तौड़, रणथंभौर व जालौर शक्तिशाली राज्यों के रूप में प्रतिष्ठित हो चुके थे। वे तुर्क सत्ता के समक्ष एक चुनौती उपस्थित कर रहे थे। दिल्ली की गद्दी पर जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी जैसा शक्तिशाली शासक आसीन हुआ, उसका ध्यान इन राजपूत राज्यों को अपने अधीनस्थ बनाने की ओर गया। उसकी साम्राज्य लिप्सा का पहला शिकार रणथंभौर बना और रणथंभौर पर जो तुर्क राज्य स्थापित हुआ, उसके प्रारंभ में कुतुबुद्दीन ऐबक ने चौहान पृथ्वीराज तृतीय राय पिथौरा के पुत्र गोविंदराज को रणथंभौर का छोटा सा राज्य दिया था। वहाँ रणथंभौर के वही गोविंदराज रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक था। उसके उत्तराधिकारी क्रमशः वालन, प्रहलादन और वीर नारायण थे। वीर नारायण का उत्तराधिकारी बाघभट्ट हुआ। वह एक पराक्रमी शासक था। उसने सुल्ताना रजिया के सेनानायक मलिक कुतुबुद्दीन हसन गौरी को परास्त किया और तुर्कों को रणथंभौर छोड़ने पर बाध्य किया। सन 1247-48, 1253-54 तथा 1258-59 में नासरुद्दीन के शासनकाल में बलबन ने रणथंभौर के विरुद्ध 3 बार सैन्य अभियान किए, मगर उसे सफलता नहीं मिली। बाघभट्ट अपने राज्य को तुर्कों से बचाने में सफल रहा। उसका उत्तराधिकारी जयसिंह हुआ। जयसिंह ने भी परमार, कच्छप तथा तुर्कों से युद्ध करके अपने वंश की प्रतिष्ठा को बनाए रखा। डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार जयसिंह 1282 ईस्वी में अपने तीसरे पुत्र हमीर को गद्दी सौंपकर तीर्थ यात्रा पर चला गया। हमीर देव चौहान रणथंभौर के चौहानों का अंतिम व सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक था। इसके शासनकाल की जानकारी के अनेक स्रोत उपलब्ध हैं। अमीर खुसरो तथा जियाउद्दीन वर्नी अलाउद्दीन के रणथंभौर संबंधी अभियान का वर्णन करते समय हमीर की वीरता का उल्लेख करते हैं। न्यायचंद सूरी के हमीर महाकाव्य, चंद्रशेखर के सुरजन चरित्र तथा हमीरहट, जोधराज के हमीर रासो आदि ग्रंथों से हमें हमीर की सूरवीरता और विजयों का वर्णन मिलता है। डॉक्टर दशरथ शर्मा के शोधपरक ग्रंथ द अर्ली चौहान डायनेस्टीज से भी हमीर के शासनकाल एवं कार्यों पर एक
नवीन और विस्तृत जानकारी मिलती है। हमीर एक पराक्रमी योद्धा और सेनानायक था। उसका अधिकांश शासनकाल युद्ध लड़ने में व्यतीत हुआ। अपने 18 वर्ष के शासनकाल में उसने दिग्विजय और अश्वमेध यज्ञों का आयोजन किया। पुरोहित विश्वरूप ने उसे अश्वमेध यज्ञ करवाया था। हमीर महाकाव्य से पता चलता है कि उसने गद्दी पर बैठने के बाद दिग्विजय की नीति अपनाई और आसपास के राज्यों को विजित किया। सन 1288 ईस्वी तक उसने दिग्विजय कार्य पूर्ण कर लिया तथा दिग्विजय के अंतर्गत वे राज्य सम्मिलित थे जिनसे कर ही लिया जाता था या जिनसे कर प्राप्त कर विमुक्त कर दिया जाता था। हमीर ने सर्वप्रथम भीमरस के शासक अर्जुन को परास्त किया। बलवन शिलालेख में अर्जुन को मालवा का शासक बताया गया है। इसी शिलालेख में वर्णन है कि हमीर ने मालवा के शासक अर्जुन की हस्ती सेना पर पूर्ण अधिकार कर लिया। इसके बाद उसने माडलगढ़ से कर वसूला। यहाँ से उसने दक्षिण की ओर अभियान किया और परमार शासक भोज को परास्त किया। इसके बाद उसने उत्तर की ओर अपना विजय अभियान शुरू किया। इस अभियान में उसने चित्तौड़ से मेरठ तक 10 राज्यों से कर वसूल किया। ये राज्य चित्तौड़, आबू, बर्धनपुर यानी आज का काठियावाड़, चंपा, पुष्कर, मेरठ, खंडवा, कंकरिला और करौली थे। उसकी अंतिम विजय करौली की थी। डॉक्टर शर्मा ने जिसे मेरठ कहा है उसे हमीर महाकाव्य में महाराष्ट्र कहा गया है और करौली को त्रिभुवनगिरी कहा गया है। अपनी दिग्विजय के अनंतर उसने कोट यज्ञों का आयोजन किया जिससे उसकी प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। हमीर के अल्पकाल में ही रणथंभौर राज्य का विस्तार कर उसे शक्तिशाली राज्य बना दिया। मेवाड़ के शासक समर सिंह को परास्त करने के बाद राजस्थान में उसकी धाक जम गई और उसने आबू के शासक प्रताप सिंह को दबाकर भी अपनी शक्ति का परिचय दिया। हमीर ने अपने जीवन काल में कुल 17 युद्ध लड़े जिनमें से 16 में उसे विजय प्राप्त हुई। 17वें व अंतिम युद्ध में वह अलाउद्दीन खिलजी की सेना से लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ। आगे जो हमीर और खिलजी वंश के शासकों का संघर्ष हुआ उसे हम अगले व्याख्यान में पूरा करेंगे। इस व्याख्यान में हमीर तक बात को सीमित रखा गया है। आपके यहाँ जो 1 अंक के प्रश्न आते हैं उसमें कई बार हमीर महाकाव्य के रचयिता का नाम, पंडित चंद्रशेखर की रचना का नाम, हमीर हठ या हमीर रासो ग्रंथों के बारे में पूछ लिया जाता है। कभी कभी दार्ली चौहान डायनेस्टीज़ का लेखक कौन है ये भी प्रश्न पूछे गए हैं। तो इस तरह से राजपूत शासकों द्वारा तुर्कों के प्रतिरोध भाग 2 में आपको यदि कोई जिज्ञासा हो या कुछ समझ में न आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके अपना कमेंट अवश्य लिखें। धन्यवाद।